हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? लाल सागर, अरब सागर, तैथिस सागर और मृत सागर। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, तैथिस सागर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए है कावेरी, बी है कृष्णा, सी है गोदावरी और डी है सिंधु। बताइए यहाँ पर दोनों प्रश्न का सही आंसर क्या है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कृष्णा नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नागार्जुन सागर बांध के अलावा और 2 बांध है, इस पर याद रखिएगा, श्रीशैलम बांध और अलमाटी बांध। ये भी दोनों बांध याद रखिएगा, ये भी दोनों कृष्णा नदी पर ही है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का, झारखंड का और नागालैंड का। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि भी आकार की घाटी किससे बनती है? हवा से, भूमिगत जल से, नदी से और हिमनद से। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नदी से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल और डायोराइट। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, पृथ्वी के जो केंद्र यानी कोर में पाया जाता है वो नीफे पाया जाता है। नीफे से याद रखिएगा, नी से निकेल और फी से फेरस यानी आयरन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने और गैलीलियो ने। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही चक्षु पब्लिकेशन का बेस्ट बुक के बारे में। और इस बुक में 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसके साथ ही 9 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स है। तो इस बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिए और ये लेटेस्ट सिलेबस और न्यू पैटर्न पर आधारित है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चक्षु बिहार पुलिस कांस्टेबल का ये स्टडी गाइड है और प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है, इसको भी परचेज़ ज़रूर करें। और ये एडू जोन बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स दिया है, इसको भी जरूर परचेज करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 प्रश्न है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। किस राज्य में है? तो असम में है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ उपदेश दिए थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर जो पहला उपदेश दिए थे इसको क्या बोलते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है कि ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? यानी ग्रामीण इलाका में किस प्रकार के व्यवसाय मैक्सिमम होता है?
प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, प्राथमिक बिल्कुल ही सही जवाब। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, तो पशुपालन हो गया, डेयरी दुग्ध उत्पादन हो गया, कृषि हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न आपके सामने कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बच्चों के लिंग अनुपात सबसे कम है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है बच्चों की, तो हरियाणा की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है। उपभोग एवं मांग से, आपूर्ति एवं मांग से, मुद्रा के प्रचलन से और घाटे की अर्थव्यवस्था से। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मुद्रा के प्रचलन से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को, एम विश्वेश्वरैया को, मुंबई के उद्योगपतियों को और श्री मन नारायण को। बताइए पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, एम विश्वेश्वरैया को, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। एडम स्मिथ, मार्शल, पिग्गू और किन्स। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एडम स्मिथ, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वातावरण में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो सबसे अधिक है जो कि नाइट्रोजन है 78 है, उसके दूसरे स्थान पर 21 होता है वो ऑक्सीजन की, तीसरे स्थान पर आर्गन आता है और चौथे स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड आता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न की रेडियोधर्मिता की यूनिट है एंगस्ट्रम, कैंडेला, फेर्मी और क्यूरी। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रेडियोधर्मिता की यूनिट होता है वो क्यूरी होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोहे के पाइपों को संक्षारण से यानी जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। उसको गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण और अभिप्रेरण। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो उसको अवकरण कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि चाकू से काटे जा सकने वाले धातु इनमें से कौन सा है। तांबा, लोहा, सीसा और सोडियम। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम बहुत ही मुलायम होता है, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, किसी केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है और ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हिंदुस्तान का तोता किसने कहा था अपने आप को। तो तोते हिंद यानी अमीर खुसरो। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने
कि निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध था? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब और बाबर। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 23 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, औरंगजेब बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और महावीर। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो अगर जैन धर्म के पहला तीर्थकर बोला जाए तो यहाँ पर ऋषभदेव हो जाएगा। और दूसरा तीर्थकर कौन थे? तो अजीतनाथ थे। तीसरा थे संभवनाथ और चौथा थे अभिनंदन जी और पांचवा थे सुमतिनाथ। और यहाँ पर दिया गया है नेमिनाथ, नेमिनाथ या अष्टनेमी, ये 22वां थे और 23वां थे पार्श्वनाथ और 24वें थे वर्धमान महावीर जी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 25वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुड डिस्पैच 1854। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये केरल का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काले छिद्र यानी ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया था? सीवी रमन के द्वारा, एच.जे. भाभा के द्वारा, एस चंद्रशेखर, अरविंद खुराना। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, एस चंद्रशेखर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हाइड्रोजन का खोज किसने किया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, हेनरी कैवेंडिश, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने, न्याय दर्शन की प्रचारित किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? न्याय दर्शन के प्रचारित किया था तो गौतम ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनी के कहा जाता था? बिंबिसार को, उदयन को, अजातशत्रु को और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अजातशत्रु, बिल्कुल ही सही जवाब है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। बिंबिसार के बाद से उत्तराधिकारी के रूप में आए थे अजातशत्रु। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उनका देहांत कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 32वां प्रश्न के गुप्त वंश के किस शासक ने स्वयं को यानी सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चंद्रगुप्त ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न आपके सामने कि चंदावर का युद्ध यानी 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ था, किसके किसके मध्य हुआ था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1194 का जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। फिर 1191 को याद रखिए, 1191 और 1192। 1151 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1191 के तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी का हार हुआ था। और 1192 का जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, ये मोहम्मद गौरी और ये भी पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, राजराजा प्रथम, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? उर्दू थी, हिंदी थी, अरबी थी और फारसी थी। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न के बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो 1757 के प्लासी का युद्ध हुआ था, इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न आपके सामने कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, लाला लाजपत राय ने। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो 1918 का अहमदाबाद के बिल मजदूर हड़ताल था, इसमें भूख हड़ताल किए थे महात्मा गांधी ने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बारडोली आंदोलन 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। 1920 से 1922 असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 में स्टार्ट हुआ तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किए थे और 1922 में चौरी चौरा कांड के उपरांत इसको स्थगित कर दिया गया था। 1919 में रौलट एक्ट पारित हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होगा जबकि लिफ्ट। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार कौन सी स्थिति में अधिक होगा? एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, अगर एक समान वेग यहाँ पर अगर एक समान रहेगा तो नीचे जाए या ऊपर जाए उसके भार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। नीचे जाए या ऊपर जाए, ऊपर की ओर त्वरण के गमन, यानी अगर एक त्वरण के साथ ऊपर दिशा में अगर गमन कर रहा है तो उस टाइम उसका भार अधिक होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और नीचे की ओर जाए तो उसके वास्तविक भार से उसका भासी भार है जो कि कम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न आपके सामने कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? विश्व खाद्य संगठन, भारत सरकार, फिलीपींस सरकार और यूनेस्को। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो फिलीपींस सरकार ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय संवता के रूप में किस संवता को मान्यता प्रदान की गई है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं शक संवता, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 43वां प्रश्न की निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? तो वे चट्टान जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है और वो पृथ्वी पर फैलकर या आंतरिक रूप से या उसके ऊपरी परत पर फैलकर ठंडा होने के बाद जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान के अंतर्गत ग्रेनाइट आ गया, बेसाल्ट आ गया, ये सब आग्नेय चट्टान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता, जीवाश्म रहित होता है। चट्टान 3 प्रकार का होता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। जो अवसादी चट्टान होता है वो उसमें जीवाश्म पाया जाता है और जितने भी बहुमूल्य खनिज होते हैं वो सभी के सभी आग्नेय चट्टान में ही पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टान है जो कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान से निर्माण किया जाता है, उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है, एक जल भरे बीकर में
बर्फ़ का एक टुकड़ा है, तैर रहा है। बर्फ़ पिघलने पर बीकर में जल का तल में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ से 3 प्रश्न बनता है। एक तो हो गया कि एक जल का एक बीकर है, उसमें क्या है कि एक बर्फ़ के टुकड़ा डालते हैं तो तैरता क्यों है। तो तैरने का कारण इसलिए है क्योंकि जो जल का घनत्व होता है वो बर्फ़ के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण से जल के ऊपर है जो कि बर्फ़ तैरता है। और एक दूसरा होता है कितना हिस्सा उसके अंदर डूबा रहता है। तो 1/9 हिस्सा, यानी 9 हिस्सा अंदर रहता है, 1 हिस्सा बाहर रहता है। उसके बाद यहाँ पर उसके स्तर में क्या परिवर्तन, अगर पिघल जाए तो पूर्वतः बना रहेगा, यानी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परिवर्तित करता है उसे कहते हैं। संताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परिवर्तित किस मंडल से होता है, तो आयन मंडल से होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होती है, पर्वत होती है, वायुमंडल होता है, वो सभी कहाँ पर होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। संताप मंडल में जेट विमान उड़ाई जाती है, उसके साथ ही ओजोन परत जो होता है वो संताप मंडल में ही उपस्थित रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो उसको उस टाइम सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बिहार में भोजपुर के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है, यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की वेग से जा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर कितने वेग से आएगा, तो दुगुने वेग से आएगा। 10 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर वेग से प्रतिबिंब आपके तरफ आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सबसे पहले अगर महिला अध्यक्ष से पूछा जाए तो वहाँ उस स्थिति में एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न आपके सामने कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका। तो देखिए समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर समस्थानिक किसे कहते हैं, तो समस्थानिक याद रखिएगा, जब एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, परमाणु संख्या समान हो, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक आप जानते होंगे। यहाँ पर देखिए सभी का परमाणु संख्या है जो कि 1 है, लेकिन द्रव्यमान 1, 2, 3 है, तो इसे समस्थानिक कहते हैं। समभारिक किसे कहते हैं, जिसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। 2 अलग अलग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान है जो कि समान होता है, उसको समभारिक कहते हैं। और समन्यूट्रॉनिक क्या होता है, नहीं तो उसका परमाणु संख्या समान होता है, नहीं उसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, केवल उसके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है, उसे समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।